हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे आप लोग, और आप लोगों का जो प्रिपरेशन चल रहा होगा जेपीएससी जेट का, वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा, ठीक है ना। तो आज का जो क्लासेस है वो आपका पेपर 2 का है। ओके, पेपर 2 मीन्स कि आप कॉमर्स का जो क्लासेस है आपका यूनिट नंबर सेकंड है। यूनिट नंबर सेकंड आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का आज क्लासेस होगा। क्लास जो मैं लेके आई हूँ आपका इसमें, देखिए, क्योंकि जो आपका जेपीएससी जो जेट का जो एग्ज़ाम है ना, ये 29 मार्च को ही है, ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपका जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का जो क्लास है, इसको थ्योरी में लेके आई हूँ, बट क्या तो ब्रीफ में। ओके, क्योंकि इसका कंप्लीट कराने में मिनिमम आपका 3 क्लासेस लगेगा। ओके, तो आज मैं एक ही क्लास में, वन ही क्लास में जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आप लोगों को करवा दे रही हूँ, ठीक है ना। और जो बेट वाले हैं और जो यूजीसी नेट वाले, वो क्या कीजिए, आप लोग भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग ये क्लासेस को प्रॉपर वे में लेना, ठीक है। और जब बेट और यूजीसी नेट का जब आएगा डेट, खास करके बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का, तो मैं उस टाइम भी आप लोगों को टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है ना। तब तक मैं जेट वाले को भी देख के चल रही हूँ, क्योंकि इन लोग का एग्जाम है जो बहुत ही नियरेस्ट है, ठीक है ना। और पेपर 1 का अगर क्लासेस आप लोग नहीं देख रहे होंगे तो प्लीज जाइए और क्लासेस को देखिए। ओके, क्योंकि सारा यूनिट आपका बैक टू बैक हो रहा है और क्लासेस प्रॉपर वे में मैं करवा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग जाके क्या करो कि सारे क्लासेस को लो। और आज आपका इवनिंग में आपका मैं भी पेपर 1 का क्लासेस मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है ना। पेपर 1 का क्लासेस अपलोड कर दूंगी, और जो लोग जेपीएससी का भी तैयारी करते हैं तो वो लोग भी आप लोग यहाँ से क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लास स्टार्ट करने से मैं अगेन रिपीट कर दूं, अगर आप लोगों को, ठीक है, आपका जो जेट वाले, ठीक है, आप लोगों के पास तो अब टाइम नहीं बचा है, बट अगर जेट वाले और बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी डेट नहीं आया है, और यूजीसी नेट वाले, अगर आप लोग ऑनलाइन आप लोग या फिर ऑफलाइन आप लोग, इसका तो ऑफलाइन नहीं लो तो ज़्यादा अच्छा है यूजीसी वाले, लेकिन बेट वाले अगर बिहार एलिजिबिलिटी वाले अगर ऑफलाइन टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। ऑनलाइन भी आप लोगों को ऐप में मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्लासेस क्या है। और हाँ, क्लास आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करके जाइएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग क्या है ना कि क्लासेस बहुत लोग देखते हैं बट फीडबैक देख के नहीं जाते, तो प्लीज फीडबैक देख के जाइएगा। और जेट वाले आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, आपका जो ये क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों के पास टाइम का भी अब कमी है, ठीक है ना। देख रहेंगे आप लोग कि बहुत सारा एग्जाम जो है झारखंड में, कभी डेट एक्सटेंड हो जा रहा है तो किसी का भी यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये हो रहा है, स्ट्राइक किया जा रहा है कि एग्जाम का डेट दो, डेट दो। आपका जेट का डेट दे चुका है, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग इसको लाइट वे में मत लीजिए, ठीक है। इसको प्रॉपर आप स्टडी कर लो, ठीक है। और आप लोग को अगर टेलीग्राम लिंक से जुड़ना है तो आप लोग क्या कीजिए कि वैप्स अकेडमी जो टेलीग्राम जो लिंक है, वैप्स अकेडमी 24 आपका टेलीग्राम लिंक है, तो यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, तो जुड़ सकते हैं और अपना जो भी प्रॉब्लम्स है, और ग्रुप चैट भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप चैटिंग में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्लासेस क्या है आपके लिए। तो आपका अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं। और हाँ, एक चीज़ ये भी है कि अगर आप लोग चाहो तो क्लासेस को स्पीड करके देख सकते हैं। अगर क्लासेस बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग 1.5x की स्पीड में देख लेना क्लासेस को, ठीक है। चलिए अकाउंटिंग देखते हैं कि अकाउंटिंग होता क्या। ज़्यादा इसका डिस्कशंस मैं नहीं करूंगी क्योंकि टाइम आप लोग के पास बहुत कम है, और जो इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट्स हैं और टॉपिक्स है उसी को मैं लेके आप लोगों के पास प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या। तो अकाउंटिंग का जो डिफाइंड किया हुआ है, जो अकाउंटिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट, ठीक है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, जो आपका AICPA के द्वारा बोला गया है कि अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, मेजरिंग एंड क्या तो कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट, ठीक है, इन्फॉर्म
जजमेंट एंड डिसीजंस, ठीक है। तो यहाँ भी होप आप लोग अकाउंटिंग का मतलब समझ गए होंगे कि क्या है कि लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी कोई भी जो बिजनेस होता है उसका जो आर्थिक लेन देन को क्या करता है तो पहचान करता है, उसको मापता है, फिर उसको रिकॉर्ड करता है, फिर रिपोर्ट तैयार करता है, फिर क्या होता है तो ताकि सही निर्णय लिया जाए, वही आपका क्या होता है तो अकाउंटिंग होता है। तो अकाउंटिंग देखो आप लोग इससे, हाँ, और ये जो कॉमर्स के साथ साथ आपका ये जो क्लासेस है ये आपका मैनेजमेंट वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है इसका दोनों का सेम है। ओके, तो आप लोग मैनेजमेंट जो किए होंगे वो भी ये क्लासेस को ले सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है इसका वो क्या है कि पहला जो ऑब्जेक्टिव है इसका अकाउंटिंग का कि रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका तो रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, व्यवसाय के सभी लेन देन को लिखित रूप से क्या किया जाता है तो दर्ज करना, ठीक है। उसके बाद क्या है तो आपका डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, किसी अवधि में लाभ और हानि को क्या किया जाता है तो पता किया जाता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। क्या बताता है तो फाइनेंशियल पोजीशंस को बताता है, यानी कि एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल कहाँ जाना चाहिए, ठीक है, किसको कहाँ रखना चाहिए, यानी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को ये बताता है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू स्टॉक होल्डर्स, ठीक है, यानी कि निवेश, सरकार, प्रबंधन आदि को क्या करता है तो ये जानकारी देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका जो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है तो फंक्शंस जो अकाउंटिंग होता है ये क्या करता है आपका कि ये रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग जो लेन देन को क्या करता है तो दर्ज करना है, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका तो और हो जाएगा जो इसमें है कि आपका क्लासीफाइंग करता है, फिर समराइजिंग करता है, फिर इंटरप्रेटिंग करता है, फिर कम्युनिकेटिंग करता है। ये आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये फंक्शंस पूछता है। इसका जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का जो बेसिक जो क्लास है ना उसको मैं बाद में लेके आऊंगी। अभी थोड़ा जेट वाले लोग को देखते हुए इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशंस में नहीं लेके आई हूँ, उसको मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगी जब आपका बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट और आपका यूजीसी नेट का जब मैं करवाऊंगी तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है ना। तो अभी बस है देखते हैं कि ब्रीफ में क्या है। तो क्या करता है आपका जो अकाउंटिंग सबसे पहले रिकॉर्डिंग करता है, फिर उसको क्लासिफाइंग करता है, फिर उसको समराइज करता है, फिर उसको इंटरप्रेटिंग करता है, फिर उसको कम्युनिकेटिंग करता है, ठीक है, कम्युनिकेटिंग करता है। फिर देखते हैं कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के ब्रांच कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग के जो ब्रांच होते हैं वो आपके कितने होते हैं तो पहला आपका होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, दूसरा क्या होता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, तीसरा क्या होता है आपका तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, ठीक है। बाकी तीन ये आपका जो है ये मेन फंक्शंस है, ठीक है, मेन जो है मेन ब्रांचेस इसको माना जाता है। लेकिन और इसमें आप ऐड कर सकते हैं जैसे कि टैक्स अकाउंटिंग और आपका सोशल अकाउंटिंग आता है आपका किसमें तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग्स में, ठीक है। ये बाहरी क्या करता है उपयोगकर्ताओं को क्या करता है तो रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है तो आपका उत्पादन का लागत का पता लगाना है, ठीक है। फिर आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है तो प्रबंधन को निर्णय लेने में मदद करना। टैक्स अकाउंटिंग क्या है टैक्स के संबंधित लेखांकन होता है, ठीक है। सोशल अकाउंटिंग क्या होता है समाज और व्यवसाय के प्रभाव का लेखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। जो अकाउंटिंग जो साइकिल है चक्र है लेखांकन चक्र होता है वो क्या होता है तो अकाउंटिंग की 8 जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, इस अकाउंटिंग के जो होते हैं वो 8 स्टेप होते हैं। ये मैं ना आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ाऊंगी ना तो बता दूंगी, ठीक है। तो पहला होता है कि पहले आइडेंटिफाई करता है ट्रांजेक्शन्स का, फिर सेकंड क्या करेगा आपका तो जनरल एंट्री करेगा, उसके बाद क्या करेगा तो आपका ट्रायल बैलेंस बताएगा, यानी कि यहाँ का पोजीशंस को बताता है, ठीक है। ये सारी चीजें प्रॉपर वे में बता दूंगी मैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करता है तो एडजस्ट क्या करता है तो इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद एडजस्ट ट्रायल बैलेंस बनाता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाता है, फिर आपका क्या करता है तो क्लोजिंग स्टॉक को फिर बनाता है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या है आपका अकाउंटिंग बनाने का तो पहले आपका क्या करो आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन्स करो, फिर उसका जनरल एंट्री करो, फिर आपका उसको लेजर बनाना पड़ता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, फिर आपका क्या करता है तो जो ट्रायल बैलेंस बनता है उसको एडजस्ट करना पड़ता है कहाँ पे तो आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में करना पड़ता है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर कॉस्टिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। तो प्रोसेस लेन देन का देख लो जनरल लेजर, ठीक है, ये शॉर्टकट में है।
तो पहला क्या करना पड़ेगा आपको, तो जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टमेंट, फिर आप कह सकते हैं कि फाइनल स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है। ठीक है, लेखांकन का सिद्धांत। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वे बेसिक रूल और गाइडलाइंस है जिसके आधार पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, जिसमें खाते में यूनिफॉर्मिटी और आपका रिलायबिलिटी और कंपैरेबिलिटी बनी रहती है। ठीक, क्या क्या आपका बनी हुई रहते हैं, तो आपका यूनिफॉर्मिटी, रिलायबिलिटी और कंपैरेबिलिटी बनी हुई रहती है। ठीक है, तो पहला जो आपका आ जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, पहला क्या होता है आपका, इसमें भी ना आपका टोटल जो है 14 है। इसका जो टोटल प्रिंसिपल आप अगर प्रॉपर वे में पढ़ोगे तो 14 इसके प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं, बट मैं आप लोगों को ना अभी 10 करवाऊंगी जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अभी 10th आपको करवा दूंगी, और जब मैं आपका इसका जो प्रॉपर थ्योरी का क्लास लूंगी तो मैं इसका प्रॉपर करवाऊंगी। ठीक है, तो अभी के लिए देखते हैं कि क्या है आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, यानी व्यवसाय इकाई सिद्धांत क्या होता है। ठीक है ना, तो व्यवसायी जो इकाई जो सिद्धांत होता है वो आपका क्या है कि बिजनेसेस और ऑनर को अलग अलग माना जाता है। ठीक है, बिजनेसेस और जो ऑनर है उसको अलग अलग माना जाता है। अगर मालिक अपने निजी उपयोग के लिए बिजनेस से 10,000 निकालता है तो ड्रॉइंग्स माना जाएगा। ठीक है, अगर आप बिजनेस के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है कि 10,000 निकालता है तो ड्राइंग्स, यानी कि जो पर्सनल यूज के लिए होता है ना, ठीक है, जो पर्सनल यूज के लिए जो पैसे यूज किए जाते हैं उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो क्लियर फाइनेंशियल रिकॉर्डेड होता है, ऑनर और बिजनेस को अलग अलग क्या करता है, तो पहचान दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, बिजनेस एंटिटी होता है। नेक्स्ट क्या हो जाता है आपका, तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यानी कि निरंतरता सिद्धांत। तो ये जो आपका अकाउंटिंग में यह माना जाता है कि बिजनेस भविष्य में चलता रहता है। ठीक है, गोइंग कंसर्न का मतलब यहाँ पे साफ पता चला, गोइंग मतलब फ्यूचर तक, लॉन्ग टाइम तक चलते रहना। ठीक है, क्या, तो लॉन्ग टाइम तक ये कंटिन्यूअस रहता है, यानी कि चलते रहता है। एग्जाम्पल एसेट्स और आपका लिक्विडेशन वैल्यू नहीं बल्कि कॉस्ट वैल्यू को क्या किया जाता है, तो रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, मनी मेजरमेंट यानी कि मुद्रा मापन जो सिद्धांत है ये आपका कहता है कि यह केवल वही ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा जिसे क्या किया जाएगा, तो मनी में मेजर किया जा सकता। ठीक है, किस में मेजर किया जा सके, तो मनी में मेजर किया जा सके। ठीक है ना, मैं आप लोगों के लिए जो लाई हूँ ना वो इजी अंडरस्टैंडिंग लाई हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा इंग्लिश और बहुत ज्यादा हिंदी में नहीं लाई हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग जो वर्ड्स लैंग्वेज यूज करते हो डेली में, डे टू डे लाइफ में, ठीक है ना, उसी तरह का लैंग्वेज में आप लोग समझो ताकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सके। ठीक है ना, तो देखते कि क्या है आपका, केवल ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा जिसे क्या कहते हैं, तो मनी मेजर किया जा सकेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, तो एम्प्लॉई क्या करता है, तो सेटिस्फैक्शन या माइनेज स्किल अकाउंटिंग बुक में क्या करता है, तो रिकॉर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट पे मेजर नहीं होते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बुक्स ऑफ जो अकाउंट होता है, ठीक है, एक होता है बुक्स अकाउंट जो अलग होता है, एक होता है जनरल एंट्री जो अलग होता है। ठीक है, ये आप लोगों को जब मैं थ्योरी जब पढ़ाऊंगी, जब प्रॉपर वे में, तब मैं बताऊंगी कि बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या चीजें आते हैं और जनरल एंट्रीज में क्या क्या चीजें आते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ट्रांजेक्शन अकाउंट होगा वो मेजर मनी मेजर किया जाएगा, बट कहाँ पे किया जाएगा, आपका जनरल एंट्रीज में किया जाएगा, लेकिन अकाउंटिंग बुक्स में इसका रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका क्या है, कोस्ट प्रिंसिपल, लागत का सिद्धांत क्या होता है। तो कोस्ट जो प्रिंसिपल है इसमें क्या होता है, एसेट्स को हमेशा ओरिजिनल परचेज कोस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है। जो एसेट्स होता है उसको क्या किया जाता है कि जो ओरिजिनल जो आप खरीदते परचेज को जो कोस्ट होता है, ओरिजिनल जो प्राइस होता है उसमें आपको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे अगर कह सकते हैं, अगर जमीन 1 लाख का है, मैं खरीदी गई थी। ठीक है, अगर जो जमीन को 1 लाख में खरीदी गई थी और आज उसकी जो
वैल्यू है वो 5 लाख हो गई, तो बुक्स में वैल्यू 1 लाख ही रहेगा। कितना रहेगा बुक्स अकाउंट में इसका वैल्यू? तो 1 लाख में ही रहेगा, ठीक है ना। तो यही बताता है क्या? तो कॉस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट जो है आपका डुअल, एक सेकेंड, हाँ, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है आपका, इसका मीनिंग देखते हैं। हर ट्रांजेक्शन में दो पहलू होते हैं, ठीक है। जो डुअल एस्पेक्ट होता है उसके दो पहलू होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? तो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, ठीक है। यानी कि एसेट्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो लाइबिलिटी और कैपिटल को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या है। अगर बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, ठीक है, अगर बिजनेस में आपने बैंक से लोन लिया तो एसेट्स में क्या होगा? तो कैश बढ़ेगा, ठीक है, और लाइबिलिटीज में क्या होगा? तो लोन बढ़ेगा, ठीक है। इसमें दे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें भी क्या होगा? लाइबिलिटीज में क्या हो जाएगा? तो लोन, ठीक है, लोन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी कि एसेट्स में अगर कैश बढ़ रहा है, ठीक है, तो लाइबिलिटी में लोन भी क्या होगा? तो आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि अगर एसेट्स निकालना है तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को आपको ऐड करने पड़ेगा, यानी कि इसमें दो कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड्स प्रिंसिपल्स क्या होता है? तो लेखांकन अवधि का सिद्धांत क्या होता है? तो मीनिंग देखते हैं कि बिजनेस इज लाइफ, छोटे छोटे जो अकाउंटिंग जो पीरियड्स होते हैं यूजुअली 1 ईयर में, ठीक है, यूजुअली कितने? तो 1 साल में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। कितने में? तो 1 साल का डिवाइड किया जाता है। जैसे कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर आपका क्या है? तो आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो कितने का हुआ? तो 1 ईयर का हुआ। तो यही है कि अकाउंटिंग का जो पीरियड होता है आपका क्या होता है? तो छोटे होते हैं, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड यूजुअली आपका 1 साल का होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो इंडियन जो फाइनेंशियल ईयर है आपका 1 साल का रखा गया है, तो आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक आपको रखा गया है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, यानी कि लेखांकन का जो अवधि होता है, ठीक है। आप अकाउंटिंग 1 साल का ही निकालते हैं, ठीक है। आप 2 साल का अकाउंटिंग नहीं निकाल सकते, या फिर आप 3 साल का नहीं निकाल सकते, 1 साल का ही अकाउंटिंग निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्या है आपका प्रिंसिपल? तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है, मिलान का सिद्धांत। तो इसमें होता है कि रेवेन्यू और जो एक्सपेंस होता है को क्या किया जाता है? तो सेम अकाउंटिंग पीरियड में मैच किया जाता है, ठीक है। आप लोगों के लिए ना एकदम इजी अंडरस्टैंडिंग लाई हूँ, ठीक है। इजी में क्या कर सकते हो इसको? तो अंडरस्टैंड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, हिंदी वाले भी समझ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि रेवेन्यू और जो एक्सपेंस को क्या किया जाता है? तो सेम अकाउंटिंग पीरियड में मैच किया जाता है। जैसे 2025 का साल के लिए एक्सपेंसेस भी क्या होगा? 2025 में ही रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। जितने भी आपने एक्सपेंसेस 2025 में किए थे उसका जो एक्सपेंसेस जो होंगे वो 2025 में ही रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। अगर आपका जो सेल अगर 2026 में करेंगे तो आपका जो एक्सपेंसेस का जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो 2026 में ही किया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका मैचिंग किया जाएगा कि कितना आपका रेवेन्यू आपका क्या हुआ है, तो आपका सेल और एक्सपेंसेस क्या किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो रेवेन्यू आपका रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल्स, ठीक है, राजस्व मान्यता सिद्धांत क्या होता है? तो इसका मीनिंग देखते हैं कि ये है क्या। तो जो रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज किया जाता है जब सेल कंप्लीट हो जाती है, ना कि जब कैश मिलता है, ठीक है। तभी आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है जब जब सेल आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो सेल्स करते हैं वो आपका कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, ना कि जब कैश मिलता है। कैश मिलता है उस टाइम नहीं होता है, ठीक है ना। जब आपका सेल्स कंप्लीट हो जाता है, यानी कि सेल्स यानी कि कंप्लीट होता है, तभी राजस्व का क्या होता है? तो मान्यता मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका। देखिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन अभी नहीं करूंगी, ठीक है ना, क्योंकि बस आप लोग समझ जाओ कि क्या है। क्योंकि इसको पढ़ाने में ना मैं अभी बताई ना कि मिनिमम 3 क्लासेस है, ठीक है, मैक्सिमम में भी से 5 क्लास तक या फिर 4 क्लास में ये कंप्लीट होगा अकाउंटिंग, ठीक है, और ऑडिटिंग दोनों मिला के। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, ठीक है, संगति सिद्धांत क्या होता है? ठीक है, तो अकाउंटिंग मैथड्स हर साल सेम होने
चाहिए ताकि क्या हो जाएगा कि जो कंपल्शन जो पॉसिबल हो सके, ठीक है। यानी कि अगर आपका जो अकाउंटिंग जो मेथड है, मान लीजिए कि 2025 में आपका अकाउंटिंग मेथड जो यूज किए थे वही आप क्या करो कि 2026 में भी यूज करो, ठीक है। ताकि क्या हो जाएगा कि जो कंपैरिजन जो होता है वो आपका पॉसिबल हो सके, ठीक है, कि पिछले साल आपने कितना कम प्रॉफिट में थे या फिर लॉस में थे, ठीक है। अगर आपका जो डेप्रिसिएशन मेथड, ठीक है, स्ट्रेंथ लाइन है तो उसे लगातार वही रखना चाहिए, ठीक है। कैसा होता है, तो अगर आपका जो डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन है तो उसको हमेशा वैसे ही रखना चाहिए ताकि वो क्या पड़ेगा, तो वो इजी पड़ेगा, ठीक है ना, कैलकुलेट करने में, ठीक है, पिछले साल का भी और इस साल का भी डिफरेंस करने में। फिर क्या होता है आपका प्रूडेंस आपका, यानी कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स, ठीक है। जो कंजर्वेटिज्म जो प्रिंसिपल्स है, यानी कि जो सावधानी का जो सिद्धांत है, वो क्या कह रहा है कि प्रॉफिट को क्या किया जाता है कि ओवर टाइमेट किया जाता है, ठीक है। ओवर जो टाइमेट्स होता है इसमें क्या होता है कि नहीं करना चाहिए इसको, ठीक है। और लॉसेस को क्या किया जाता है, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, ओके। यानी कि इसमें रूल देख सकते हैं कि जो आपका एंटीसिपेटेड को क्या किया जाता है, एंटीसिपेटेड जो होता है वो नो प्रॉफिट में होता है, और जो प्रोवाइडेड फॉर ऑल पॉसिबल क्या होता है, तो आपके ये लॉसेस में होता है, ठीक है। एंटीसिपेटेड नो प्रॉफिट, बट आपका जो प्रोवाइडेड फॉर ऑल जो पॉसिबल्स होता है ये क्या होता है, तो लॉसेस में जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोल कह सकते हैं आपका, तो सावधानी का सिद्धांत इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट जो 10 थे उसको मैं करवा दी हूँ, बाकी तो 14 हैं इसके, ठीक है। तो उसकी नीड नहीं है, जो क्वेश्चंस में आपके बनते हैं उसी को मैं करवा दी हूँ, ठीक है ना। आप लोग देखना, जो आप लोग जो जेपीएससी जो जेट वाले हैं उन लोगों, आप लोग प्लीज, आप लोग अगर 29 मार्च को अगर एग्जाम है ना, तो आप लोग सेम क्लासेस को जितने भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं एक बार आके आप लोग कमेंट में जरूर, क्योंकि मेरे को तो नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं कि किसने कमेंट किया है, तो आप लोग कमेंट में आके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का जो एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस आए थे जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। फिर नहीं तो इसमें जाके आप टेलीग्राम जो लिंक है आपका वैप्स अकेडमी 24 जो टेलीग्राम लिंक है, वो एक्चुअली वो जो आपका टेलीग्राम जो लिंक है ना वो बच्चे के लिए है जो लोग आपका यूपीएससी, ठीक है, जेपीएससी और आपका बीपीएससी वालों के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोग भी चाहो तो जुड़ सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। वहाँ पे आप कोई भी जो चैट वाला जो है आपका लिंक, उसमें जाके आप लोग चैट में ऐड हो जाइएगा, वहां से आप लोग सारी बातें हमसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका ऑडिटिंग का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो ऑडिटिंग क्या है, तो ऑडिटिंग को देखते हैं कि क्या है। तो ऑडिटिंग क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें खातों और वित्तीय विवरणों की जांच की जाती है ताकि उनकी सत्यता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके, ठीक है। यानी सिंपल सी, तो ऑडिटिंग तो पता है कि क्या है आपका, हाँ। तो यानी कि इसमें अकाउंटिंग का जो आपका दिया हुआ है किनके अकॉर्डिंग दिया है, तो आपका लवर्नेंस रॉबर्ट आर डिक्सिस, ठीक है। जो डिक्सी है आपके, इनके अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि जो ऑडिटिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू असर्टेन देयर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। किसका जांच करता है, तो आपका एक्यूरेसी एंड उसका रिलायबिलिटी को क्या करता है, तो सुनिश्चित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है, तो ऑडिटिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट की सत्यता का जांच करना, फ्रॉड और एरर का पता लगाना, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको क्या किया जाता है, तो वेरीफाई किया जाता है, कानून और नियमों का पालन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट के कितने टाइप्स से आप लोग पढ़ो, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं ऑडिट के। तो ऑडिट के जो टाइप्स हैं आप लोग देख रहे होंगे कि क्या है। तो पहला जो ऑडिट का जो टाइप है वो है आपका इंटरनल ऑडिट, ठीक है। कंपनी के अंदर का क्या किया जाता है, तो कंपनी के अंदर किया जाता है क्या, तो आपका इंटरनल ऑडिट, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिट होता है आपका बाहरी स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा किया जाता है। थर्ड है आपका गवर्नमेंट ऑडिट, यानी कि सरकारी संस्थाओं का ऑडिट करना। कॉस्ट ऑडिट यानी कि लागत का प्रशिक्षण करना।
टैक्स ऑडिट यानी कि टैक्स से संबंधित ऑडिट बनाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ ऑडिटिंग, तो ऑडिटिंग का मेन महत्व क्या होता है? तो ऑडिटिंग जो होता है आपका क्या है, सॉरी, हाँ, तो ऑडिटिंग जो होता है आपका क्या है कि ये आपका फिनेंशियल रिपोर्ट को क्या करता है, तो क्रेडिबिलिटी की बढ़ाता है, ठीक है। जो फिनेंशियल रिपोर्ट होता है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको क्या करता है, तो ये बढ़ाता है, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, तो फ्रॉड को रोकता है। जो फ्रॉड होता है उसको ये क्या करता है, तो ये रोकता है, ओके। देन क्या है आपका, तो ये जो है आपका ये इन्वेस्टर की जो भरोसा होता है उसको देता है, कौन, तो ऑडिटिंग। सेकंड क्या है, तो गवर्नमेंट आपका जो कंप्लायंस सुनिश्चित भी कौन करता है, तो आपका ऑडिटिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ से जो मेन जो टॉप जो पूछे जा सकते हैं, ऑडिटिंग है क्या, आपका जो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल्स क्या होता है, ठीक है। ऑडिटिंग क्या होता है, ठीक है। ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग का काम क्या है, ऑडिटिंग का फीचर्स क्या है, क्यों इम्पोर्टेंस है, ये जो मेन जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं यानी कि जो आपके टॉपिक्स है उसको मैं बता दी शॉर्ट्स में, ठीक है। यानी कि आपको ऐसे ही पूछेगा ही कि उसका इम्पोर्टेंस बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा क्या क्या इम्पोर्टेंस है। फ्रॉड को रोकता है, इन्वेस्टर्स को क्या करता है, तो भरोसा देता है, गवर्नमेंट को क्या करता है, तो कंप्लायंस सुनिश्चित करता है। फिर अकाउंटिंग का जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है, अकाउंटिंग का उसके भी मेन मेन टॉपिक्स को मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दी हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जेट वाले का जो एग्जाम है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये 29 मार्च को होने वाला है, तो इसका बहुत ज्यादा आप डीप में जाके थ्योरी क्लासेस आप अब तो नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, आपका जेट वाले लोग का, उसके बाद मैं बेट वाले यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का मैं आपको प्रॉपर वे में क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगी, और यूजीसी नेट वाले का कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कि आप चलते हैं क्वेश्चंस की ओर कि क्वेश्चंस में क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए ये है कि द कॉन्सेप्ट, ठीक है, विच assumes that business will continue for a long period is called, ठीक है। यानी कि लंबे समय तक चलने वाले जो होते हैं आपके उसका प्रिंसिपल्स बताइए, ठीक है। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नाम पूछ रहा है, तो क्या कौन सा वह विषय जो लंबे समय तक चलता है, यह मानने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल का बात कर रहा है, एजम्पशंस। और हाँ, मैं आप लोगों को ना ये भी बताऊंगी कि जब अकाउंटिंग के, ठीक है, अकाउंटिंग जब मैं पढ़ाऊंगी तो अकाउंटिंग के कौन से आपके अजम्पशंस हैं, ठीक है, अजम्पशंस है, और कौन आपके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं शॉर्टकट में बता दी, तो जो यहाँ पे देख रहे होंगे कि विच अजम्पशंस, ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि गोइंग जो आपका गोइंग कंसर्न जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका प्रिंसिपल नहीं बल्कि क्या है आपका अकाउंटिंग का, तो ये आपका अजम्पशंस है, ठीक है। याद रखिएगा क्या है आपका, तो अजम्पशंस है। टोटल जो 10 जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, 10 प्रिंसिपल में 4 आपके क्या है, तो 4 आपको अजम्पशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो जो इम्पोर्टेंट था वो मैं करवाई हूँ, अजम्पशंस भी है उसमें, तो अजम्पशंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा आपका अजम्पशंस है और कौन सा आपका प्रिंसिपल्स है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप उसका आंसर पता चल गया कि यानी कि पूछा था कि लंबे समय तक, तो गोइंग कंसर्न जो कॉन्सेप्ट माना जाता है कि बिजनेस फ्यूचर में भी चलता रहेगा, इसीलिए इसमें क्या होता है कि एसेट और जो लिक्विडेशन वैल्यू पर नहीं बल्कि कॉस्ट बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। किस बेसिस पर, तो वैल्यू बेसिस पे नहीं बल्कि कॉस्ट बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टार्ट्स, ठीक है, जो स्टार्ट्स करता है दैट एवरी ट्रांजेक्शन साइड टू इफेक्ट्स, ठीक है। अभी जस्ट बताई हूँ कि कौन सा जो, देखिए यहाँ पे बोला ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, आपका जो गोइंग कंसर्न है ये आपका अजम्पशंस है, ठीक है ना। बट यहाँ पे पूछा है कि आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आपका स्टार्ट्स करता है दैट एवरी ट्रांजेक्शन हाउ टू इफेक्ट्स, ठीक है। तो इसका मतलब दो दो की बात कर रहा है, ठीक है, लेन देन के दो प्रभाव होते हैं, तो कौन सा होता है, तो आपका डुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके दो होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका जो डुअल कॉन्सेप्ट हो जाएगा ये आपका अकाउंटिंग
प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है ना, और आपका गोइंग कंसर्न क्या हो जाएगा, तो ये आपका अजम्पशंस हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं जो डुअल कॉन्सेप्ट होता है वो है आपका कि डुअल कॉन्सेप्ट जो है वो अकाउंटिंग इक्वाइजेशंस पर आधारित होता है, ठीक है। यानी कि ये आपका एसेट्स अभी बताया, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, हर ट्रांजैक्शन में क्या किया जाता है, तो इसका एक डुअल कॉन्सेप्ट में डेबिट और क्रेडिट, डीआर और सीआर का दोनों होते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपका जनरल एंट्रीज आप लोग करते होंगे तो आप क्या देखते होंगे डुअल कॉन्सेप्ट में, तो जनरल एंट्रीज में आप लोग देखते होंगे कि हाँ, तो डेट रखा जाता है, ठीक है, फिर पार्टिकुलर रखा जाता है, फिर आपका आपका अमाउंट रखा जाता है, डबल अमाउंट आपका एक डीआर का रहता है, एक तो एक सीआर का रहता है, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करते हो, तो डुअल कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव्स इसमें से क्या नहीं है, निम्न में से कौन सा ऑडिटिंग का उद्देश्य नहीं है, तो क्या ऑडिटिंग आपका डिटेक्शंस ऑफ फ्रॉड करता है, या फिर वेरिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स करता है, या फिर आपका जो प्रिपरेशंस ऑफ जो अकाउंट है ये करता है, या फिर चेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, तो ये जो आपका जो ऑडिटिंग है आपका क्या करता है, तो आपका डिटेक्शंस ऑफ फ्रॉड, ठीक है, ये आपका करता है। ऑडिटिंग का तो काम ही है क्या करना, तो अकाउंट्स का वेरीफाई करना, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, तो चेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसका ऑडिटिंग का काम होता है। बट इसमें क्या होता है कि जो आपका प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स होता है, ऑडिटिंग का काम आपका ये नहीं है कि वो अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगा, ठीक है ना। जो ये अकाउंट्स का जो प्रिपेयर करने का जो काम होता है ये आपका अकाउंटेंट का होता है, ठीक है ना कि आपका ऑडिटर का होता है। ऑडिटर का मेन काम कर रहता है कि आपका वेरीफाई करना, ठीक है, यहाँ पे होगा हाँ। तो इसका जो मेन जो रहता है अकाउंट तैयार करना अकाउंटेंट का काम रहता है, ठीक है। ऑडिटर का काम अकाउंट्स का क्या करना रहता है, तो जांच करना यानी कि वेरीफाई करना रहता है, ठीक है। देखिए आज जो मैं क्वेश्चंस जो लाई हूँ ना एक्सप्लेनेशन, इसमें है ना कि मैं जैसा सोचती हूँ ना उसी के हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चंस भी दी हूँ और एक्सप्लेनेशन भी दी हूँ कि ताकि आप लोग क्या करो कि इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है। इजी वे में आप लोग क्या करो कि इसको अंडरस्टैंड कर पाइएगा, इसीलिए मैं जो बोलने बोल चाल की जो भाषा होती है उसी के अकॉर्डिंग में पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, कि ताकि इससे आपका क्वेश्चंस जो है एग्जाम में बन सके, ठीक है। इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय, तो इंटरनल ऑडिट को कंडक्ट कौन करता है, तो क्या आपका ये गवर्नमेंट करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर करता है, इम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करता है, या फिर शेयर होल्डर करता है। तो इसको जो कंडक्ट करता है जो ये आपका कौन करेगा, तो किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सॉरी क्या बोला है, हाँ इंटरनल ऑडिट का बात कर रहा, ऑडिट का बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इंटरनल ऑडिट का बात किया है, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट का जो करता है वो इम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि जो इंटरनल यानी कि अंदर का, अंदर में जो ऑडिट किए जाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें इम्प्लॉइज ही करेंगे, तो इम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किया जाता है, ठीक है, ताकि मैनेजमेंट को फाइनेंशियल कंट्रोल मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है कि द पर्सनल हु एग्जामिन्स द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड, ठीक है, जो व्यक्ति खातों की जांच करता है उसे क्या कहते हैं, तो अब इसलिए क्या उसको अकाउंटेंट कहेंगे, तो जी नहीं, मैनेजर कहेंगे जी नहीं, कलर कहेंगे तो जी नहीं, तो उसको क्या कहेंगे, तो ऑडिटर कहेंगे, ठीक है, जो अकाउंट्स को क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को जांच करता है, ठीक है। तो ऑडिटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी को क्या करता है, तो वेरीफाई करता है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ऑडिटिंग रिफर्स टू द क्या हो जाएगा आपका, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, ये दोनों ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा एक साथ, ठीक है, यानी कि एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी आपका दिया हुआ रहेगा कि ऑडिटर को लेके, तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि विच कॉन्सेप्ट सेपरेट्स बिजनेस फ्रॉम इट्स ओनर, ठीक है, जो ऑनर को देता है कि कौन सा सिद्धांत व्यवसाय को मालिक से अलग बनाता है, ठीक है, मालिक से अलग बनाते हो तो क्या आपका जो है गोइंग कंसर्न है, ठीक है, तो क्या आपका ये गोइंग कंसर्न है,
या फिर जो आपका बिजनेस एंटिटी है, या फिर आपका मैचिंग है, या फिर कोस्ट है। ठीक है, तो अभी थोड़ा देर ही पहले पढ़े थे, जो अवन होता है, जो आपका क्या करता है कि एग्जाम्पल्स में भी दिए थे कि जो ड्राइंग्स होता है, ठीक है, जो ड्राइंग्स होता है, जो पर्सनल यूज के लिए क्या किया गया था, मालिक के द्वारा पैसा कितना, तो 10,000 निकाला गया था। तो यहाँ पे क्या है कि जो बिजनेस एंटिटी जो कॉन्सेप्ट होता है के अनुसार ऑनर और बिजनेस अलग अलग एंटिटीज होते हैं। ठीक है, जो बिजनेस होता है ऑनर अलग अलग एंटिटीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट ऑडिटिंग। ठीक है, पढ़ो आप लोग क्या है कि ऑडिटिंग के लिए देखिए अभी जो है ना यूजीसी जो नेट का जो एग्जाम होता है ना, ठीक है, जो यूजीसी नेट का जो पेपर होता है ना, थोड़ा इससे टफ होता है। ठीक है, इससे जो होता है थोड़ा फिर टफ क्वेश्चंस आते हैं, बट जो जेट वगैरह जो बेट का आएगा ये सेम ही इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना, जब यूजीसी करवाऊंगी ना आप लोगों को, ठीक है, ऐसे इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपका ऑडिटिंग और अकाउंटिंग से, लेकिन उसमें थोड़ा होता है आपका क्या कि जो आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपका किस में पूछा जाता है, जाता तो यूजीसी में पूछा जाता है। ठीक है ना, बाकी आपका बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट और झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम स्टेटमेंट वाले देखने को मिलते हैं, इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो देखिए कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑडिटिंग, तो इसमें ऑडिटिंग के लिए क्या करेक्ट है। ठीक है ना, तो क्या है आपका कि जो इट इज रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस, इट इज प्रिपेयर लेजर्स, इट इज वेरीफाइंग अकाउंट्स, इट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ये सब जो काम क्या है, ट्रांजेक्शन करना, लेजर बनाना, बैलेंस शीट करना, ये आपका अकाउंटेंट का काम रहता है। ठीक है ना, लेकिन आपका जो ऑडिटर का जो ऑडिटिंग का जो मेन काम रहता है वो वेरीफाई करना रहता है, जो अकाउंट बन के रेडी हुआ रहता है उसको क्या करना रहता है, तो अकाउंट को वेरीफाई करना रहता है, यानी कि मुख्य कार्य जो आपका ऑडिटिंग का है वो सत्यता की जांच करता है। ठीक है, यानी कि ट्रू को वो जांच करता है, और उसमें अगर एरर्स रहते हैं तो उसको भी ये जांच करता है, कौन, तो ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटिंग इसीलिए किया जाता है। ठीक है, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट इन इंडिया इज डन बाय, ठीक है, जो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, इन इंडिया इज डन बाय, यानी भारत में सरकारी खाते का ऑडिट कौन करता है। ठीक है, तो सरकारी खाते का ऑडिट कौन करेगा, तो क्या ये आपका आरबीआई करेगा। ठीक है, क्या आपका आरबीआई करता है, या फिर फाइनेंस कमीशन करता है, या फिर कैग करता है, या फिर सेबी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपका कैग करता है। ठीक है, कैग जो है भारत में सरकारी खातों को क्या, खातों का ऑडिट करता है, यानी कि जो आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कैग। ठीक है, तो कैग के द्वारा आपका क्या किया जाता है, तो ऑडिट किया जाता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रूल, ठीक है, एंटिसिपेटेड नो प्रॉफिट बट प्रोवाइडेड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस रिलेटेड। ठीक है, क्या रिलेट कर रहा है इसमें, तो लाभ का अनुमान ना लगाओ लेकिन संभावित हानि के लिए प्रावधान करो, किस सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, यानी कि आपका इसमें पूछ रहा है कि सिद्धांत के बारे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा रूल है आपका, तो क्या आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है, मैचिंग है, या फिर आपका कह सकते हैं कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, या फिर कोस्ट है। ठीक है, तो एंटिसिपेटेड जो ऑन प्रॉफिट बट प्रोवाइडेड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस रिलेटेड टू, तो किसका बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि आपका जो आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा, जो आपका जो प्रीडेंस आपका जो कॉन्सेप्ट है ये आपका प्रिंसिपल है, ना कि अजम्पशंस है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि सावधानी अपनाने का बात करता है, यही आपका क्या करता है कि जो आपका जो प्रिंसिपल नंबर 10 था, ठीक है, 10 है, वो आपका बताया कि आप इसमें सावधानी बरतने का बात करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अकाउंटिंग, ठीक है, तो अकाउंटिंग करता क्या है, तो अकाउंटिंग सबसे पहले जो होता है, अकाउंटिंग का काम है क्या करना, तो रिकॉर्डिंग करना, फिर उसको क्लासिफाई करना, फिर उसको समराइजिंग करना, और ऑडिटिंग का क्या कार्य रहता है, तो उसको वेरिफिकेशंस करना, चेकिंग एक्यूरेसी, और आपका डिटेक्ट फ्रॉड। ठीक है, जो फ्रॉड होता है उसको क्या करता है, तो डिटेक्ट करता है। ठीक है,
अब देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु अपॉइंट्स द ऑडिटर इन अ कंपनी। ठीक है, जो कंपनी है उसमें किसके द्वारा कंपनी में ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो क्या ऑडिटर की जो नियुक्ति होता है वो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है, शेयर होल्डर्स के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, या फिर मैनेजर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका वेरी कंफ्यूजिंग आपका ऑप्शंस दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग बताइए कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें होगा आपका, उस टाइम मैं शेयर होल्डर्स बोलती थी, बट इसमें आपका हो जाएगा शेयर होल्डर जो ठीक है, वो इंटरनल जो होते हैं ना, तो और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा काम वर्क किया जाता है। ठीक है ना, बट कंपनी लॉ के अनुसार ऑडिटर को अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो आपके शेयर होल्डर्स करते हैं। ठीक है, ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो कौन करता है, तो शेयर होल्डर्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो ऑडिट कंडक्ट थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड। पूरे वर्ष के दौरान किए जाने वाला ऑडिट क्या कहलाता है। ठीक है, पूरे वर्ष में जो किया जाता है वो ऑडिट क्या कहलाता है, कि आपका कंटिन्यूअस ऑडिट कहलाता है, इंटरिम ऑडिट कहलाता है, फाइनल ऑडिट कहलाता है, या फिर कॉस्ट ऑडिट कहलाता है। तो ऑब्वियसली पूरे साल का बन रहा है तो क्या कौन सा ऑडिट रहेगा, तो उसका कंटिन्यूअस ऑडिट रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस ऑडिट अकाउंट को जांच पूरे ईयर में कई बार की जाती है। ठीक है, यानी कि जो आपका जो कंटिन्यूअस जो ऑडिट में क्या होता है कि अकाउंट की जो जांच पूरे वर्ष में 1 से 2 बार यानी कि कई बार आपका किया जा सकता है। ठीक है ना, यानी कि पूरे वर्ष के दौरान किए जाने वाला ऑडिट को क्या कहलाता है। ठीक है, यानी कि पूरा साल जो ऑडिट का जो जांच किया जाएगा वो आपका कंटिन्यूअस ऑडिट कहलाएगा। ठीक है, फाइनल ऑडिट होगा जो आपका पूरी तरह से जांच करके फाइनल उसको तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो आप लोग। ठीक है, और हाँ एक चीज क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, तब तक मैं एक चीज और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग जेपीएससी का भी अगर तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, साथ में बीपीएससी का भी कर रहे होंगे, और आप लोग अगर यूपीएससी का कोई तैयारी करने वाला आपके फैमिली में अगर है, तो प्लीज उन लोग को ये जो वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न, ठीक है, जो हमारा जो चैनल है, ठीक है, वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न जो स्ट्रैटेजी जो हमारा चैनल है, इसको आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और उन स्टूडेंट तक फैलाइए जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं न्यू 2027 और 28 के लिए। ठीक है ना, तो उन लोगों के लिए क्या रहेगा आपका यहाँ पे कि अभी अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको ऑफर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है ना, और जो टेलीग्राम लिंक है हमारा वैप्स एकेडमी 24, उसमें जाके सारे कोई जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो उन लोगों को सबको बोलिए कि यूपीएससी का जो फाउंडेशन जो कोर्स है हमारे यहाँ वैप्स एकेडमी में, ये आपका मई में स्टार्ट हो जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद। ठीक है, और जेपीएससी और आपका जेपीएससी मेंस का क्लासेस आपका कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, आपका अप्रैल में ही। ठीक है, और बीपीएससी का भी क्लासेस आपका स्टार्ट हो जाएगा कब, तो अप्रैल में ही, फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, न्यू बैच। और क्या है आपका कि जो आप लोग बेट यानी बिहार जो है आपका एलिजिबिलिटी, ठीक है, एलिजिबिलिटी जो टेस्ट का जो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग भी आप लोग जुड़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, तभी फिलहाल जेट वाले पे ज्यादा फोकस करके एमसीक्यूज करवा रही हूँ ब्रीफ में सारी चीज एक्सप्लेनेशन करके, क्योंकि अभी उन लोगों के पास टाइम नहीं है, तो 29 मार्च को ही पेपर है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं किसका क्या है आपका, विच ऑडिट चेक पोस्ट अकाउंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी के लागत खातों की जांच कौन सा ऑडिट करता है। ठीक है, जो कंपनी जो खाता आता है उसका लागतों का जांच कौन सा ऑडिट करता है। ठीक है, तो कौन करेगा इसका जांच, तो क्या इसका कंपनी के लागत खातों की जांच कौन सा ऑडिट करता है, क्या आपका इंटरनल ऑडिट करता है, टैक्स ऑडिट करता है, कॉस्ट ऑडिट करता है, या फिर गवर्नमेंट ऑडिट करता है। ठीक है, कंपनी के लागतों का बात कर रहा है, चेक पोस्ट अकाउंट्स, तो कौन करेगा, ऑब्वियसली सी करेगा, कॉस्ट ऑडिट करेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन से देखते हैं कि कॉस्ट ऑडिट क्या कह रहा है कि आपका आपका प्रोडक्शन कॉस्ट और जो आपका जो इफिशियंसी जो को एनालाइज करता है। ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ है और इफिशियंसी है उसको क्या करेगा, तो एनालाइज करके क्या करता है, तो कॉस्ट ऑडिट को तैयार करता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन इंडिया चार्टेड अकाउंट्स आर रेगुलेटेड बाय, भारत में जो आपका सीए है, ठीक है, कौन रेगुलेट करता है सीए को, तो क्या सीए को रेगुलेट आपका आपका आरबीआई करता है, ठीक है, जो चार्टेड अकाउंटेंट है इसका क्या आपका आरबीआई रिकॉर्डेड करता है, या फिर आपका रेगुलेट करता है, या फिर आपका सेबी करता है, या फिर आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया करता है, ठीक है, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर करता है। चलिए बताइए जल्दी से कौन करता है इसका आंसर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो आपका सीए का जो है ये कौन करता है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है बट कोई बात नहीं। तो जो इंडिया जो चार्टर्ड अकाउंट्स आर रेगुलेटेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया, तो इसका जो रेगुलेट करता है आपका तो चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर इशू बाय, ठीक है, जो अकाउंटिंग जो देखिए आज में अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स है ना, ठीक है, जो एएस है और आपका INDAS है, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसको मैं नहीं करवाई क्योंकि जो क्वेश्चंस बस पूछे जाएंगे उसको मैं नीचे में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि अभी जेट वाले के लिए उतना टाइम नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं अभी करवा दूंगी, ठीक है, एमसीक्यू के थ्रू, ठीक है, एमसीक्यू के बेस में अगर करवा दूंगी तो ज्यादा याद रहेगा अकॉर्डिंग थ्योरी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाई, भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो ये आप हमने देख लिया कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो एएस जो 1 है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ठीक है, एएस जो 1 है वो किससे आपका रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटेड किससे है, तो क्या ये आपका इन्वेंटरी वैल्यूएशन से है, ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग आपका पॉलिसीज से है, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट से है, या फिर आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन से, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग सोचिए कि आपका जो पहला क्या है, तो आपका पहला कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इसका नीड भी नहीं है एक्सप्लेनेशन का, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं कि क्या है आपका इसका जो आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो आपका अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड नंबर 1 है वो क्या करता है, तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आपका विच ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स डील्स विद वैल्यूएशंस ऑफ इन्वेंट्रीज, ठीक है, इन्वेंट्रीज को कौन वैल्यूएट करता है, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का जो मूल्यांकन जो संबंध है वो आपका कौन सा है, एस, तो एस नंबर 2 करता है, ठीक है, इन्वेंट्रीज को एस नंबर 2 करता है, ठीक है। इसी से अगर आप लोग अकाउंट्स का कॉमर्स का स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होगा, तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चंस इसी से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही दूंगी, तो प्लीज़ आप लोग क्या करना उसको ये कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा उसका आंसर कि क्या रहेगा, और आज का जो क्लास रहेगा इसको फीडबैक में जरूर दीजिएगा, ठीक है ना, कि आपको कैसा लगा, ओके। तो डील्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड डील्स विद, ठीक है, तो क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 करता है, या फिर डेप्रिसिएशन करता है, या फिर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करता है, या फिर इन्वेंट्री करता है, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री जो है आपका जो अभी बताई ये तो आपका सेकंड नंबर का है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो 3 है, ठीक है ना, ये क्या करता है, तो आपका कैश फ्लो को ये स्टेटमेंट को बनाता है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फिक्स एसेट्स आर कवर्ड अंडर, जो फिक्स एसेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि फर्नीचर वगैरह जो भी हैं ये आपके फिक्स एसेट्स में आते हैं, तो ये कौन सा एस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आता है, तो एस जो आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में आता है, कौन से अकाउंटिंग नंबर में आता है, तो अकाउंटिंग नंबर 10 में आपका एस आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो है आपका विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील्स विथ नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पीरियड, यही मैं पूछने वाली थी आप लोगों से, ठीक है। तो इसका जो वेरियस है, ठीक है, क्योंकि ये तो खत्म हो गया,
ठीक है, ये तो बचा हुआ था, ये तीनों में कौन है? ठीक है, काउंटिंग स्टैंडर्ड जो क्या बताता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का पीरियड को ये अवधि के लाभ हानि से संबंधित है। तो कौन रिलेट करता है इससे? आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्लीज आप लोग क्या करो कि कमेंट बॉक्स में आंसर देके जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि सारा क्वेश्चंस का आंसर मैं ही बता दूंगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि लाइव तो मैं हूं नहीं कि आप लोग का आंसर देख रहे हो कि आप लोगों ने कितने आंसर कर रहे हो। ठीक है, ये तो सारे रिकॉर्डेड क्लास है, तो मैं इस क्लास में एक दो क्वेश्चन हर क्लास में मैं दे के जाती हूँ, ताकि मुझे ये पता चले कि मैं अगर जो क्वेश्चंस का आंसर नहीं बताती हूँ तो क्या उसका आंसर आपको पता होता है कि नहीं पता होता है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए ये मैं बताती हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस को देती। तो इसका जो आंसर आप लोग क्या करोगे, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि मैम कैसे होगा आपका, कि पी एल एंड करके पी एल रिलेटेड टू करके आप क्या करोगे, एएस नंबर लिख देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके कि कौन सा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, अब देखते हैं एस हो गया आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड इन इंडिया आर नोटिफाइड बाय। ठीक है, भारत में जो INDS कौन नोटिफाई करता है, तो इसको नोटिफाई कौन करता है, तो क्या आपका ये RBI के द्वारा नोटिफाई किया जाता है, सेबी के द्वारा किया जाता है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट अफेयर्स के द्वारा, या फिर फाइनेंस कमीशन के द्वारा। ठीक है, दो ऑप्शंस में तो फुल कंफ्यूजन होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो आपका भारत में INDS को कौन नोटिफाई करता है, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स करता है। ठीक है, इसका तो आंसर दिख रहा है कि क्या है, हाँ, लेकिन याद रखिएगा जो आपका एएस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3 है, वहां पे क्या बताता है आपका कैश फ्लो। ठीक है, बट यहाँ पे जो आपका अकाउंटिंग जो इंडियन जो एएस है वो आपका क्या बताता है, 7 नंबर में बताता है कि कैश फ्लो कहाँ पे है, तो स्टैंडर्ड नंबर 7 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। मैं प्रीवियस ईयर में देखी थी कि जो लास्ट टाइम जो 17 या 18 में आपका जो झारखंड का जेट का, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था आपका कि जो 17 या 18 में शायद इसका हुआ था एग्जाम, तो फिर PYQ में अगर चेक कर रही थी, ठीक है ना, तो उसमें मैं देखी थी कि आपका जो जो 16 था, फिर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का था, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके आपके एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि बिहार और झारखंड में। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका जो 16 है, ठीक है, वहां पे याद रखिएगा जो आपका फिक्स एसेट्स था, जो फिक्स्ड जो एसेट्स था आपका कितना में था, तो एस नंबर 10 में था। ठीक है, कहाँ पे था, तो एस नंबर 10 में था। ठीक है, बट आपका INDS जो 16 है, ये भी आपका क्या बताता है, तो आपका फिक्स एसेट्स का ही बताता है, यानी कि आपको किससे, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड आपका इक्विपमेंट का बात करता है कौन सा, तो आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका, तो एज जो 33 डील्स विद, तो एज 33 किसका डील्स करता है, तो कि क्या ये आपका अर्निंग पर शेयर को करता है, या फिर आपका कैश फ्लो को करता है, रेवेन्यू, या फिर इन्वेंट्री को करता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अर्निंग जो पर शेयर होता है, ये आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 का बात करता है। क्या आपका इंडियन स्टैंडर्ड जो 33 है वो डील करता है क्या, तो आपका अर्निंग पर शेयर को करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट है आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड 36 रिलेट्स टू, जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 किससे संबंधित रखता है, ये जो आपका संबंध रखता है वो आपका क्या होता है, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ एसेट्स। ठीक है, जो इम्प्रूवमेंट ऑफ एसेट्स है उससे ये रिलेट करता है कौन सा, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36। ठीक है ना,
थोड़ा सा देखते हैं ये सब के बारे में कि क्या है, ठीक है, ब्रीफ में। हाँ, तो इसमें जो आप देख सकते हैं कि जो आपका जो ए है, ठीक है, आई एंड ए है, वो प्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाता है, ठीक है, वो प्रेजेंट करता है क्या, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ये बनाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है आपका कि जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड है, ये आपका इन्वेंट्रीज को बताता है, याद रखिएगा। जो अकाउंटिंग नंबर सेकंड है ये आपका इन्वेंट्रीज को बताता है, और कैश फ्लो को अकाउंटिंग नंबर 7 बताता है। कैश फ्लो को कौन बताता है, अकाउंटिंग नंबर 7 जो है आपको कैश फ्लो बताता है। अकाउंटिंग नंबर 16 है जो प्रॉपर्टी और प्लांट आपका इक्वा इक्वा पेमेंट का बात करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अकाउंटिंग नंबर 18 जो ये रेवेन्यू का बात करते हैं, याद रखिएगा, रेवेन्यू का बात करता है। और ये आपका किसका, तो आपका इन्वेंट्रीज का भी बात करता है, ठीक है ना। और जो इन्वेंट्रीज का बात करता है, ये आपका एएस भी 2 जो है ये आपका इन्वेंट्रीज का ही बात करता है, ठीक है। एएस 2 भी आपका इन्वेंट्रीज का ही बात करता है, ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 आपका अर्निंग पर शेयर का बात करता है, और 36 इम्प्रूवमेंट ऑफ एसेट्स का बात करता है, ओके। अब देखते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑडिटिंग मीन्स, ठीक है, यानी कि ऑडिटिंग में ट्रू और फेयर व्यूज का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा, क्या यह आपका अकाउंट्स आर एरर फ्री, या फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेक्ट एंड अनबायस्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन से ही पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेक्ट एंड अनबायस्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि ऑडिटिंग में ट्रू एंड फेयर व्यू का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो ट्रू और फेयर व्यू का ही अर्थ होता है कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट में जो करेक्ट करता है, और अनबायस्ड इंफॉर्मेशन को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ऑडिट कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट इंटरनल पर्सन्स इज कॉल्ड, ठीक है। जो आपका जो ऑडिट कंडक्ट बाय इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल पर्सन्स इज कॉल्ड, तो ये क्या है आपका स्वतंत्र बाहरी व्यक्ति द्वारा किया गया ऑडिट क्या कहलाता है, ठीक है। जो स्वतंत्र बाहरी व्यक्ति के द्वारा किया गया ऑडिट क्या कहलाता है, तो ये जो आपका ऑडिट है क्या आपका इंटरनल ऑडिट होता है, ठीक है, या फिर आपका एक्सटर्नल ऑडिट होता है, या फिर कंटिन्यूअस ऑडिट होता है, या फिर कॉस्ट ऑडिट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करके आई हूँ कि जो स्वतंत्र यानी कि बाहरी बाहरी व्यक्ति द्वारा किया गया ऑडिट क्या कहलाता है, तो अंदर वाले को क्या कहा जाता है, तो इंटरनल ऑडिट, ठीक है। और जो हमेशा होता है साल में कंटिन्यूअस ऑडिट किया जाता है, ठीक है ना, यानी कि जांच किया जाता है, उसको कंटिन्यूअस ऑडिट कहते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑडिट जो होता है ये आपको बताए हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि बाहर का, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक्सटर्नल ऑडिट हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर देख लो, आंसर दिख ही रहा है, क्वेश्चन है टेस्ट चेकिंग इज ऑडिटिंग मीन्स, ठीक है, यानी कि चेकिंग का अर्थ क्या होता है, तो ऑब्वियसली बी हो जाएगा, चेकिंग सेलेक्टेड ट्रांजेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वॉचिंग इन ऑडिटिंग रिफर्स टू, ठीक है, वो आपका जो ऑडिटिंग में जो वॉचिंग का अर्थ क्या होता है, तो वॉचिंग का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये आपका वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स करता है, चेकिंग ट्रायल बैलेंस करता है, या फिर चेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो सारा आपका अकाउंटेंट का काम है, ठीक है ना। ये आपका अकाउंटेंट का काम है। तो इसमें जो होता है कि जो आपका चेकिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है, यानी कि वॉचिंग का जो कार्य रहता है इसका अर्थ होता है जो एविडेंस डॉक्यूमेंट ऑफ एविडेंस का चेक करता है ऑफ ट्रांजेक्शंस में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका वेरिफिकेशंस इन ऑडिटिंग रिफर्स टू, ठीक है, जो ऑडिटिंग है वो वेरिफिकेशन रिफर्स टू क्या है, ठीक है। ऑडिटिंग में वेरिफिकेशन का अर्थ क्या होता है,
तो वेरिफिकेशन का जो अर्थ होता है चेकिंग ऑनरशिप एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत छोटे हैं, बट जो जेट वेट में है ना, यही सब क्वेश्चन जेट वेट में यही सब क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आपका माइंड को चेक किया जाता है जाएगा कि आपका जो डिफिनीशंस आपको वर्ड्स का जो है उसका मीनिंग आपको प्रॉपर वे में पता है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑडिटिंग में वेरिफिकेशंस का जो अर्थ होता है वो आपका हो जाएगा कि चेकिंग ऑनरशिप एंड वैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? चेकिंग ऑनरशिप्स एंड वैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स हो जाएगा। ओके, ये आपका देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं कि प्लीज आप लोग से जो भी क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ तो प्लीज बता के जाया कीजिए, ठीक है। कि आप लोग बता के जाया करो, आंसर कमेंट बॉक्स में दे के जाया कीजिए कि उसका आंसर क्या होता है, ठीक है ना। और क्लास जब आप लोग देख के कंप्लीट कर देते हैं तो आप लोग से एक और हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक करके जाया कीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं क्लासेस को देखते हैं, बट उसका क्या है कि अभी 40% भी स्टूडेंट्स जो हैं कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है ना। 40% स्टूडेंट भी 100% बच्चे अगर देख रहे हैं तो उसका एटलीस्ट तो 50% बच्चे लाइक करके जाया करो कि हमें भी इससे मोटिवेशंस मिलेगा कि हाँ आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रहे हैं। इससे मैं मोटिवेट होके क्या करूँगी कि और भी ज़्यादा प्रॉपर वे में स्टडी आप लोगों को टीचिंग करवाऊंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस पढ़ लिया होगा कि क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका कि द पर्सन हु चेक, ठीक है, चेक्स द अकाउंट्स इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड। जो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से खातों की जांच करता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। खातों की जांच कौन करता है? तो क्या अकाउंटेंट करता है, मैनेजर करता है, कलर करता है? तो ऑब्वियसली ऑडिटर करता है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से कौन करता है? तो ऑडिटर ही करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर हो भी सके तो आप लोग यूपीएससी जेपीएससी और बीपीएससी के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो जुड़िए। वैप्स अकेडमी हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें आके सारे को जुड़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है ना। और प्लीज़ क्लास को लाइक करके जाइएगा, जो भी आपको क्वेश्चंस पूछा गया है उसका आंसर देके जाइएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।